मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वीडियो 30 दिसंबर को मेरे पेज के ऊपर पोस्ट हुआ था। इसमें हमने लिखा था कि सिल्वर पर रेड अलर्ट। ये एक स्टडी थी जिसके आधार पर ये वीडियो पोस्ट किया गया था। इस वीडियो में जानकारी ये दी गई थी कि 2 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में सिल्वर में गिरावट आ सकती है और यदि सिल्वर में गिरावट आती है तो उसके प्रोपोर्शन में सोने में भी गिरावट आएगी। हालांकि ये भी एडमिटेड है कि हम 29 और 30 जनवरी की गिरावट को नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन चूंकि मैक्सिमम जितनी भी गिरावट आई है वो सारी एक साइकिल में आई है। मैं 1980 के बाद का डाटा जब देखता हूँ तो उसमें एक मेजर कॉम्बिनेशन था जो सिल्वर में गिरावट लाने वाला था, वो था सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन। सैटर्न और वीनस आमने सामने होते हैं या साथ होते हैं या डिग्रिकली एक्सिस में होते हैं तो सिल्वर गिरता है। तो दिसंबर में मैंने ये स्टडी की थी कि आगे कब आ रहा है, तो आगे मुझे 2 मार्च से लेकर 25 मार्च की डेट सामने नज़र आई थी, तो उस आधार के ऊपर ये वीडियो पोस्ट किया गया था। अब जब 2 मार्च शुरू होनी थी उससे पहले जंग लग गई। मीन्स अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक कर दिया। तो ऐसा लगा कि फंडामेंटली तो अब ये भाग जाएगा, अब ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि वॉर किसी भी सिचुएशन में गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छी होती है, खासतौर पर गोल्ड के लिए अच्छी होती है। सिल्वर के लिए मैं ज़्यादा फेवर में नहीं रहता, क्योंकि सिल्वर इंडस्ट्रियल कमोडिटी होने के नाते जब वॉर लगती है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ठप होती है, तो उसके कारण सिल्वर के प्रभाव रेट के ऊपर इसका फर्क पड़ता है। लेकिन गोल्ड अल्टीमेटली चलता है और सिल्वर भी गोल्ड के साथ चल पड़ता है। लेकिन अब इस हफ्ते में ऐसा हुआ कि जंग लगने के बावजूद ना तो गोल्ड चला ना ही सिल्वर चला। सिल्वर गिर गया 9.3% और गोल्ड उसी प्रोपोर्शन में 2.3%। आप ये पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसको इस आधार पे कैलकुलेशन की थी, लेकिन जैसे ही वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन अलाइंड हुआ उसने इसके ऊपर असर जो है वो डाल दिया। तो पिछला हफ्ता सिल्वर लगभग 10% और गोल्ड लगभग 2.5% गिरा है। अब गिर को गया है, इसके अपने जो है वो रीज़न हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीज़न हो सकते हैं। जहाँ तक मुझे इसका इकोनॉमिक रीज़न समझ में आया वो ये था कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर वेटेज ज़्यादा बढ़ गया, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत हो गया। ये मजबूत भी क्यों हुआ? क्योंकि क्रूड बहुत ज़्यादा शूट अप कर गया। क्रूड हमने देखा कि पिछले हफ्ते में लगभग 30-32% के आसपास भागा है। तो जब क्रूड भागा है तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ के ऊपर इसका असर है। इकोनॉमीज़ के ऊपर असर है तो इकोनॉमीज़ के कारण शेयर मार्केट जो है वो पूरी दुनिया में डाउन है। जब इक्विटी में से पैसा निकलता है तो दो ही सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक गोल्ड होता है या फिर आपका यूएस ट्रेजरी होती है। तो यूएस ट्रेजरी में पैसा जा रहा है तो अल्टीमेटली डॉलर मजबूत हो रहा है और गोल्ड अभी फिलहाल डिक्लाइन साइड पे है। लेकिन क्या ये डिक्लाइन पे ही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। गोल्ड आगे चलेगा ही चलेगा, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर भी तो इसका असर आएगा ना, तो अल्टीमेटली वो भी आएगा। ये दो धारी तलवार है। गोल्ड चलेगा, ऐसा पहले हो चुका है 2 बार वॉर की सिचुएशन में। पहले डॉलर चलता है, बाद में गोल्ड चलता है। वो खैर आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मुद्दे पे आते हैं, इस हफ्ते के वीडियो पे आएंगे। तो शुक्रवार को जो गोल्ड की क्लोजिंग हुई है वो लगभग 1.5% अप हुई है। कॉमेक्स के ऊपर मैं क्लोजिंग का डाटा ये बता रहा हूँ आपको। 5158.07 के डॉलर के आसपास का पर आउंस का क्लोजिंग है। लगभग 1.6% के ऊपर की क्लोजिंग है और सिल्वर की क्लोजिंग जो है वो 84.31 की क्लोजिंग है और ये लगभग 2.5% ऊपर बंद हुआ है। तो ये तो वीकली रैपअप है इसका जो बंद हुआ है। अब इसके ऊपर फंडामेंटल्स के ऊपर आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा की फैक्टर है इसमें। इन्फ्लेशन इसलिए की फैक्टर हो गया क्योंकि देखिए सारा कुछ तेल से चलता है। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने जो मार्ग है वो समुद्री मार्ग है जिसको स्टेट ऑफ हॉर्मस बोलते हैं, वहाँ पर एक तरीके से ब्लॉकेट खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया के जो तेल के भंडार वो हैं टैंकर हैं वहाँ से रुक गए। अब अमेरिका अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर नेवी लगा दूंगा, एस्कॉर्ट करेगी टैंकर्स को, या फिर मैं री इंश्योरेंस प्लान उन्होंने $20 बिलियन का दे दिया। बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं इसको स्मूथ करने के लिए। लेकिन जब जो की प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, कुवैत है, सऊदी अरब है, ओमान है, साथ में इराक है, तो वहाँ पर यदि तेल की प्रोडक्शन ही बंद कर दी उन्होंने तो फिर कहाँ से आएगा? जब तेल की प्रोडक्शन बंद है तो अल्टीमेटली कल मैं देख रहा था इंडिया में 1000 रुपये 1100 रुपये तेल क्रूड बढ़ गया। तो जब क्रूड इतना तेज भाग रहा है तो अल्टीमेटली उसका असर किसके ऊपर आएगा? सबसे पहले मेरे आपके जैसा व्यक्ति जो है,
जो पेट्रोल लेता है, पेट्रोल के ऊपर असर आएगा, डीजल के ऊपर असर आएगा, गैस के ऊपर असर आएगा। तो उसका असर आता है सबसे पहले आपकी इकॉनमी के ऊपर, आपकी इंडिविजुअल इकॉनमी के ऊपर इसका असर पड़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। फिर जो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ के ऊपर इसका असर आता है, क्योंकि कंपनीज़ ने जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण, इन्फ्लेशन एक की फैक्टर है जिसके कारण गोल्ड गिरा है। इन्फ्लेशन अमेरिका में भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन इंडिया में भी बढ़ेगी। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक फिर इंटरेस्ट रेट नहीं कट करता, क्योंकि उसको लगता है कि यदि मनी सप्लाई बढ़ेगी तो फिर इंटरेस्ट रेट कट करने से इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये एक स्थिति होती है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के सामने। जब इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है तो रेट कट की होप्स कम हो जाती है। तो रेट कट की होप्स कम हो गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, गोल्ड इसी कारण से गिर गया, इसी कारण से गिर गया। ये एक फंडामेंटल चीज़ है, एस्ट्रोलॉजिकली इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मुझे इकोनॉमिकली या फंडामेंटली समझ आया वो ये था। दूसरा, इसका इम्पैक्ट डबल है। एक तो ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई तो रेट कट नहीं है, लेकिन इसका दूसरा जो दो धारी तलवार जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका दूसरा पहलू ये भी है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इकॉनमी वीक हो जाती है। इकॉनमी वीक है तो अल्टीमेटली फिर सेफ हेवन कहाँ पर है? आप एक कंट्री की या एक पूरी दुनिया की इकॉनमी वीक है तो पैसा शेयर बाजार से में तो नहीं रहेगा, जैसा मैंने पहले बताया। फिर या तो फिर सेफ हेवन में जाएगा या फिर बॉन्ड्स में जाएगा। जैसे इंडिया में भी हुआ कि बॉन्ड्स का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई, और या तो पैसा बॉन्ड में जाएगा, सेफ हेवन में जाएगा ना, या एफडी में लोग आ जाएंगे, या फिर मल्टी एसेट फंड में आ जाएंगे, या फिर बॉन्ड्स में आएंगे। प्राइवेट बॉन्ड्स भी होते हैं ना, तो पैसा दो जगह पर आएगा, या फिर बॉन्ड्स में जाएगा या फिर गोल्ड में जाएगा। पिछले हफ्ते तो सारा पैसा क्रूड में गया, टू बी वेरी फ्रैंक। वो जिस तरीके से तेजी आई वो क्रूड में चला गया, उसके कारण गोल्ड टूट गया। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सेकंड फेज में गोल्ड बढ़ेगा। जब थोड़ा सा पैसा बॉन्ड्स में से शिफ्ट होकर गोल्ड में जाएगा, ये चीज़ें ईज आउट होंगी तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। और यदि मैं इसको गोल्ड को वैसे भी देखूं तो टेक्निकली $5,000 के ऊपर का गोल्ड अच्छा ही सिग्नल है, ये अच्छा सिग्नल है। और यहाँ पर चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि गोल्ड वीक नहीं है, अभी भी गोल्ड वीक नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक दे दे, वो तो एस्ट्रोलॉजिकली नजर आ रहा है। आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्यों लग रहा है। अगले हफ्ते इकोनॉमिक इवेंट बहुत सारे हैं। 10 मार्च को 7:30 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा आएगा फरवरी का यूएस में। 11 मार्च को शाम 6 बजे कोर सीपीआई का डाटा आएगा। 12 मार्च को 6 बजे ट्रेड बैलेंस का डाटा आएगा यूएस का। 13 मार्च को 6 बजे कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथ टू मंथ डाटा आएगा। 13 मार्च को ही 7:30 बजे प्रीमियम जो है वो कंज्यूमर सेंटीमेंट, वो प्रिलिमिनरी जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है उसका डाटा आएगा। 13 मार्च को 7:30 बजे जो है वो जोल्ट जॉब ओपनिंग्स का डाटा आएगा। तो ये डाटा है, कुछ इकोनॉमिक डाटा है। लेकिन एस्ट्रो में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अगला हफ्ता एस्ट्रोलॉजिकली बड़ा एक्टिव हफ्ता है। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर एक डेट दी गई है 13 मार्च की, कि शनि 13 मार्च को अस्त हो रहे हैं। एक्चुअल में डेट है 8 मार्च शाम को 6:25 की। क्योंकि यदि हम इसको डिग्रिकली चेक करेंगे ना, शनि और सूर्य की डिग्री को, तो शाम को 6:25 8 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे। अब शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस वार में। शनि की तीसरी दृष्टि टॉरस के ऊपर जा रही है, मंगल की चौथी दृष्टि टॉरस के ऊपर जा रही है। तो टॉरस ईरान की प्रभाव राशि है, तो संकट में है, वहाँ पर चीज़ें दिक्कत भरी हैं। तो जैसे ही शनि अस्त होंगे, मुझे लग रहा है कि जब शनि की स्थिति वीक होगी, जैसे जैसे सूर्य के करीब जाते जाएंगे, अल्टीमेटली ये ईज आउट हो जाएगा, ये सिचुएशन ईज आउट हो जाएगी। जब ये सिचुएशन ईज आउट होगी तो बहुत सारी चीज़ें ठीक भी होंगी। 9 मार्च को सुबह 10:50 में मरकरी और जुपिटर 120 डिग्री एक्सिस पे आ जाएंगे। ये एक इवेंट है जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, ये गोल्ड और सिल्वर दोनों को प्रभावित करेगा। 10 मार्च को 10:47 पर मरकरी जो है वो राहु के नक्षत्र में आएंगे। मरकरी ट्रेड के कारक हैं, राहु के नक्षत्र में जाना इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। 11 मार्च को जुपिटर सुबह 8:58 पे, यानी कि हमारी बाजार खुलने से पहले 2 मिनट पहले प्रोग्रेसिव, यानी कि जो है वो प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। ये जो है वो वक्री चल रहे थे, मीन मार्गी हो जाएंगे, इसको हिंदी में मार्गी बोलते हैं। अब जुपिटर 11 मार्च से 11 नवंबर से वक्री चल रहे थे। जुपिटर जैसे ग्रह का मार्गी होना, जुपिटर चूंकि सोने का कारक है, चूंकि इकोनॉमी का कारक है, चूंकि मार्केट काफ़ी हद तक जुपिटर पे डिपेंड करती है, ये एक अच्छा सिग्नल है। एक पाप ग्रह शनि अस्त हो गए, दूसरे शुभ ग्रह गुरु जो वक्री चल रहे थे अब वो ठीक हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका असर अगले हफ्ते हमें देखने को जरूर मिलेगा। 13 मार्च को 8:17 पे सुबह वीनस मार्स 30 डिग्री एक्सिस पे आ जाएंगे। मार्स कॉपर के कारक हैं, गोल्ड के कारक हैं। वीनस जो है वो आपके चांदी के कारक हैं, और वीनस थोड़ा सा शांति प्रिय ग्रह भी है, ये एक्सिस में आना एक तरीके से थोड़ा सा वो भी अच्छा है। और एक चीज़ जो पिछले वीडियो में मैंने बोली थी और अक्सर मैं अपने वीडियो में लाइव बोल रहा हूँ, कि जो वीनस और सैटर्न का एक्सिस है वो विद इन 1 डिग्री का एक्सिस वो 5 से 10 मार्च के बीच में है। तो
7-8 को तो हमारा बाजार बंद है, ये लगभग 8 मार्च को बिल्कुल एक ही डिग्री पर होंगे दोनों ग्रह। शनि से शुक्र 1 डिग्री पहले, उसी डिग्री पर और 1 डिग्री आगे। ये अच्छा, ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है सिल्वर के लिए खास तौर पर। और अब उसमें से 5 निकल गई, 6 निकल गई और 7-8 सैटरडे संडे है, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं 7 है और 8 को संडे है। 9 को जब बाजार खुलेगा तो हो सकता है इसका असर हमें नजर आए सिल्वर के ऊपर। सिल्वर के ऊपर मैं बार बार अलर्ट कर रहा हूँ क्योंकि सिल्वर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टूटेगा, गोल्ड हो सकता है उस प्रपोर्शन में ना टूटे। तो 9 मार्च को सुबह मून जो है वो स्कॉर्पियो में आ जाएंगे। मून सिल्वर के कारक हैं। स्कॉर्पियो इसकी नीच राशि है, 9:29 पे यहाँ पर आएंगे। 11 मार्च को मून जो है वो सेजिटेरियस में जाएंगे रात को 10 बजे। तो अल्टीमेटली अगला हफ्ता क्या मुझे लग रहा है, अगला हफ्ता 10 तारीख तक मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ रहेंगी बुलियंस में। उसके बाद हो सकता है कि जैसे ही गुरु थोड़े से ठीक हो, चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हो जाएं। लेकिन एक बात ज़रूर, जो ट्रेड करते हैं खास तौर पर थोड़ा सा ज़रूर बैक ऑफ द माइंड रखिएगा कि ये एक्सिस जो है वो वीनस और सैटर्न का 25 तक है। किसी भी तरह की पोजीशन में एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेने की ज़रूरत, क्योंकि ये तोड़ेगा तो कभी भी तोड़ देगा नीचे की तरफ। वैसे भी एक रेंज बनी हुई है सिल्वर की और गोल्ड दोनों की, तो अपर साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो उत्साहित होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो एक्सेस है तब तक उत्साहित नहीं होंगे। जब तक आपको लगेगा कि आपका जो चार्ट है वो बोल रहा है कि ये तोड़ गया आप और डिसिसिवली तोड़ दिया, वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, फिर तो आप निकल जाइए। या स्थिति चेंज हो जाती है, जो लग रहा है कि जुपिटर के चेंज होने के बाद या शनि के चेंज होने के बाद ऐसी स्थिति हो सकती है कि कुछ ना कुछ वार के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें ईज़ हो जाएँ। जैसे आज ही ईरान का स्टेटमेंट आया, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो उससे पहले ईरान का स्टेटमेंट आया कि वो अपने पड़ोसी देशों से माफ़ी चाहते हैं जिनके ऊपर अटैक किया। वो ओमान भी है उसमें, उसमें कुवैत भी है, सऊदी अरब भी है ना? तो अल्टीमेटली सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो उन्होंने ये बोला कि ईरान ने ये बोला कि वो माफ़ी चाहते हैं। अल्टीमेटली ईरान थोड़ा-सा सॉफ्ट हो रहा है। और ट्रंप का जो स्टेटमेंट था जिसके बाद क्रूड ज़बरदस्त भागा कि अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। अनकंडीशनल सरेंडर करेगा कौन? सबसे पहली बात तो ये है। तो वहाँ पर तो कोई लीडरशिप होगी तो करेगा ना, अभी तो लीडरशिप ही नहीं है वहाँ पर। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये ईरान का ट्रंप का ट्वीट आया ही क्यों, या ट्रंप का ये सोशल मीडिया जो उसका उनका है वो ट्रुथ सोशल, उसके ऊपर ये आया ही क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बातचीत चल रही है। ये ईरान की तरफ से भी कहा गया, ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से भी कहा गया कि बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत के ऊपर जो है वो कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है। इसका मतलब बैक चैनल ओपन है, बैक चैनल ओपन है तो ट्रंप के सामने कुछ कंडीशन रखी गई, कुछ कंडीशन रखी गई तो ट्रंप ने इस तरीके से रिएक्ट किया। ट्रंप बहुत बड़े यू टर्न लेने वाले नेता हैं। कोई पता नहीं कल को शाम को उठ के बोले कि चीज़ें सेटल हो गई हैं, हम ये वार जीत गए और यहाँ से चीज़ें खत्म हो जाएँ। और ये मैं पॉजिटिव साइड पे इसलिए हूँ क्योंकि मुझे प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ी-सी ईज़ आउट होती हुई नज़र आ रही है। शनि का अस्त होना और जुपिटर का मार्गी होना, ये 2 एस्ट्रो इवेंट हैं जो मुझे थोड़े से पॉजिटिव लग रहे हैं। हालाँकि यदि मैं लार्जली कंडीशन को देखता हूँ तो वो 78 डेज़ के लिए प्लैनेटरी जो एक्सिस है वो खराब है, क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में है, राहु अपने नक्षत्र में है, शनि अपने नक्षत्र में है। तो अल्टीमेटली वो स्थिति तो ज़्यादा एग्रेशन वाली ही है, और आप देखेंगे कि मंगल जब से राहु के नक्षत्र में है तब से क्रूड बढ़ रहा है और एग्रेशन भी तब से ज़्यादा आया है। ये 20 तक रहेंगे, 20 मार्च तक, वहाँ से निकल जाएंगे। 20 को बुध भी जो है वो मार्गी हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, लेकिन अगला हफ्ता मुझे थोड़ा सा 2 इवेंट्स के कारण एस्ट्रोलॉजिकली पॉजिटिव लगता है। यदि ये चीज़ें पॉजिटिव हो गई और सेटलमेंट हो गई तो अल्टीमेटली बाजार के ऊपर उस समय खास तौर पर नज़र रखने वाली होगी, क्योंकि बाजार एक तरफा डिप भी ले सकता है, एक तरफा ऊपर भी जा सकता है। लेकिन 2 से 25 मार्च ये ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी ऊपरी लेवल के ऊपर हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। यदि आप ट्रेड करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बाकी ये वीडियो जो है ये आपकी जानकारी भर के लिए है, ये किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। यदि आप वीडियो देखकर किसी तरह का निवेश करते हैं, उसमें नुकसान होता है, तो उसमें मैं और मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।